आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं समाजवादी के प्रखर नेता प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला जी। बरेली शहर में उनका खासा नाम है, हर बच्चा उनको जानता है और मोंटी के नाम से मशहूर हैं क्योंकि छात्र नेता से आपका राजनीति शुरू होती है। इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात करवाएं, आपके बारे में कुछ और बातें बताएं। समाजवादी पार्टी के बारे में जो लोगों का परसेप्शन बन रहा है, मुझे लगता है आज इस वीडियो में उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लोकप्रिय नेता है वो अखिलेश जी हैं, योगी आदित्यनाथ उतने लोकप्रिय नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ। लेकिन पार्टी का बार बार हारना तो कहीं नेतृत्व पर सवाल तो नहीं? हारते हारते हम 37 सीटें ले आए तो थोड़ा बहुत दम अगर अगल बगल के प्रदेश भी लगा लेते तो मोदी जी सरकार नहीं बना पाता। तो बीजेपी क्या हिंदुत्व की राजनीति कर रही है? ये बीजेपी तो नफरत की राजनीति कर रही है। हिंदुत्व की बात कहाँ से? हिंदुत्व और सनातन धर्म ये कहता है कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन बीजेपी कह रही है सबसे बड़े तो सनातनी हम ही हैं। नहीं, उनके मुंह से आपने सनातन वर्ड सुना ही नहीं होगा, क्योंकि सनातन का शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि सनातन की पहले लाइनों में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन आप लोगों पर इल्ज़ाम है समाजवादी पर कि जब पार्टी आती है सत्ता में तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है कि कोई किसी पे लगा। अब कब्जे की बात करो, गुंडागर्दी की बात करो तो जाति धर्म ढूंढने लगते हैं। ये भी तो कहा जाता है ना, समाजवादी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। हाँ, वो तो हर सरकार के साथ बदल जाता है। अच्छा। अब वो भाजपा सरकार का नारा है खाली प्लाट हमारा है। ये तो डायल 100 की व्यवस्था को सरकार ने थानों से जोड़ दिया और लखनऊ से वहां से मॉनिटरिंग हो ताकि थानों का हस्तक्षेप ना हो, ताकि कहीं कोई जो मध्य मार्ग कई बार लोग ढूंढ लेते हैं पुलिस के माध्यम से वो ना ढूंढ पाए, क्योंकि लखनऊ कोई जा नहीं पाएगा। तो उसकी मॉनिटरिंग जब लखनऊ करता था तो बेहतर पुलिसिंग होती थी, मगर जब डायल 100 को आपने थानों से अटैच कर दिया तो उसकी पुलिसिंग कहीं ना कहीं इंटरप्ट हुई, कहीं ना कहीं लोगों को काउंटर मिल गया बात करने को। लेकिन बीजेपी कहती है कि आप लोग मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और बाकी लोगों को इग्नोर करते हैं, इसलिए आप सत्ता से बाहर हैं। दिक्कत तो यही है कि बीजेपी सिर्फ कहती है, नहीं तो राज तो कभी किसी समय में रावण का भी रहा। इतनी सारी गरीबी कैसे एक साथ दूर कर लेंगे? कभी पिछली जगह जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में और जगह पे, वहाँ तो गठबंधन टिका ही नहीं। आपको शहर में सब जानते हैं, लेकिन आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से राजनीति शुरू करी और क्या क्या किया। देखिए, पूरी ज़िंदगी तो मेरी जो स्कूलिंग है तो मैं बाय बर्थ, तो मैं जब मैं जन्म हुआ है तो मेरा लखनऊ में हुआ था। अच्छा। उसके बाद मेरी स्कूलिंग इंदौर में भी हुई। जब मैं 6 क्लास में था तो बरेली आ गया था। यहाँ पे मेरी वुडरो स्कूल है राजेंद्र नगर में, ए ब्लॉक में, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई और उसके बाद मैं बरेली कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहीं से छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। उस वक्त वीरपाल सिंह यादव जी जिलाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने मेरी समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई थी। जी। फिर मैं छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष हो गया था 2005 में। छात्र सभा में राजनीति करी मैंने 2 साल। 2006 में शायद फर्स्ट वीक में जी। मैं छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष हो गया था। 2007 में छात्र सभा का प्रदेश सचिव बनाया था मुझे सुनील साजन जी, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे समाजवादी छात्र सभा के, उन्होंने बनाया था। छात्र राजनीति से फिर जुड़ा ही रहा मैं। फिर मैंने एक बाद में संगठन बनाया था अम्बेडकर छात्र सभा, उसके माध्यम से मैंने छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ी। समाजवादी छात्र सभा के माध्यम से छात्रों को उनके उचित अधिकार दिलाने की बात हो, फीस की दिक्कतें हों, उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं जल की कमी है उसकी व्यवस्था कराना है। जो भी छात्र जीवन में छात्रों को छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, वहाँ पे बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते। जैसे गर्ल्स कॉमन रूम में GCR में बैडमिंटन कोर्ट बनवाया था मैंने, उसमें जो कैंटीन चलती थी उसके खाने की क्वालिटी को बेहतर कराया था। स्टैंड पे पैसे कम होने चाहिए छात्रों के, वो उसको लेके मैंने काम किया था। यूनिवर्सिटी में भी मैंने बहुत कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो मूर्ति है वहाँ पे लगी हुई है, उसको लेके मैंने लंबा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, आंदोलन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री और उस वक्त के राज्यपाल सबको मैंने उस हस्ताक्षर अभियान के सारी चिट्ठियाँ भेजी थी। बरेली कॉलेज में जो अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है, इसको भी मैंने लगवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, और भी लोगों ने किया, मैंने अकेले ने नहीं किया। हाँ। तो वो भी है। और बरेली एक यूनिवर्सिटी में एक नियम हुआ करता था कि जिसके 50, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 50.4 हैं,
तो पर 50.6 हैं तो उसे 50 माना जाता था। तो मैंने उसको, मुझे मेरे जीवन की उपलब्धि भी है कि मैंने उसमें आंदोलन किया था, वाइस चांसलर जी से मिला था, बात करी थी, उनका घेराव किया। तो वो नियम बना है कि अगर 50.5 से नीचे है तो 50 माना जाएगा, और 50.5 से ऊपर है तो उसे 51 माना जाएगा। अच्छा। तो उससे कई छात्रों को बहुत फायदा हुआ था, और कई बच्चों का एडमिशन जो रह जा रहा था हुआ था। ये सब खुशियां हैं जीवन की, और इन्हीं के साथ मतलब अच्छे काम करने की कोशिश करी है छात्र जीवन में अपने। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में मैं भाईचारा समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष रहा, और प्रबुद्ध सभा का। उसके बाद फिर मैं जिला सचिव बना, जिले का प्रवक्ता बना। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, और आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। जीवन का उद्देश्य ये है कि समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना है। हाँ राजनीति उसका एक माध्यम है। जी जी। तो आपने किस उम्र से राजनीति शुरू कर दी थी? मुझे लगता है 17-18 साल का हूँ मैं तब से अच्छा। एक्टिविटी शुरू कर दी। कहीं उस वक्त तो कोई, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कोई बहुत ज़्यादा विचारधारा नहीं होती है, बस समझ रहे होते हैं। तो जहाँ भी लगा किसी ने बुलाया चले गए। कुछ छात्र राजनीति के कुछ लोगों ने बुलाया, कहीं मतलब एक मन था हाँ। राजनीति करने। और उस वक्त जो भी लोग एक्टिव रहते थे वो कहीं बुलाते थे तो चले जाते थे। फिर धीरे धीरे समझा, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी, क्योंकि छात्रों को लेके हमेशा बहुत पॉजिटिव अप्रोच रही है। छात्र संघ कराना हो, चाहे छात्रों की आवाज़ उठाना हो, चाहे छात्रों को राजनीति में आगे बढ़ाना हो, विधायक का टिकट देना हो, सांसद का टिकट देना हो, एमएलसी बनाना हो, तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा छात्रों के लिए हमेशा काम किया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी से मैं ज़्यादा प्रभावित। तो आज की जो छात्र नेता हैं और पहले के जो छात्र नेता थे, क्या फ़र्क लगता है उसमें? देखिए, बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। छात्र राजनीति, बल्कि पूरी राजनीति बदल गई। पिछले 20-21 साल की राजनीति में बहुत परिवर्तन आया। मगर क्योंकि छात्र राजनीति पे सवाल किया आपने, तो छात्र राजनीति में इतना बड़ा अंतर आया है कि मुझे याद है कि जब हम लोग छात्र नेता थे, तो जब कोई छात्रों का मुद्दा होता था, जब ये लगता था कि हमें प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से बात करनी है, यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करनी है, प्राचार्य से बात करनी है, वीसी से बात करनी है, कुलपति कुल सचिव से बात करनी है, तो अगर छात्रों का मुद्दा है जेन्युइन, मान लीजिए कि कोई फीस कम करानी है बढ़ी हुई, या फिर फॉर्म के पैसे कम कराने हैं, या कोई भी मूलभूत बात है, तो उस वक्त मैं देखता था कि सारे छात्र संगठन एक हो जाते थे, जिसमें समाजवादी छात्र सभा हो, विद्यार्थी परिषद हो, एनएसयूआई हो, और जो भी छात्र संगठन होते थे, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ आंदोलन करते थे। और मैं आज जब अखबार पढ़ता हूँ, कई बार न्यूज़ देखता हूँ कि वो छात्र संगठन आपस में ही लड़ रहे हैं। तो छात्रों के लिए क्या लड़ेंगे? जब आपस में लड़ेंगे तो छात्रों के लिए नहीं लड़ सही पाएंगे। बात है। और अब वो छात्रों में, वो छात्र राजनीति की वर्तमान परिस्थिति में मुझे लगता है अच्छे नेताओं को निकल के आना चाहिए, और जो छात्रों के लिए काम कर पाए। और मैं देखता हूँ कि कई बार कॉलेज प्रशासन, क्योंकि अखबार के माध्यम से अब पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है, तो समझ में आ जाता है कई बार कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को भिड़ा देने का काम करता है। अच्छा, जो कि कि आपस में लड़ते आपस में रहो। लड़ते रहो तो हमसे क्या लड़ पाओगे। हाँ हाँ। उसमें अगर उलझेंगे छात्र नेता तो कभी भी अच्छी लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाएगी। और मुझे लगता है छात्र राजनीति एक बेस होती है राजनीतिक जीवन की, तो उसे बड़ा अच्छे तरीके से करना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ राजनीतिक द्वेष विचारों का होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। आज आप मेन स्ट्रीम में हैं और समाजवादी के प्रवक्ता हैं। उस वक्त जब समाजवादी में आपने एंट्री की थी, तब में और आज की समाजवादी में क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं, बहुत समाजवादी पार्टी में देखिए नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है अब, और तब नेताजी का नेतृत्व था। तो नेताजी अभिभावक की भूमिका में हमेशा रहे हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, और उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत ग्रो किया। और मुझे लगता है आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग नए आयाम पा रहे हैं राजनीति में। जैसे 37 सीटें आई हमारी इस बार लोकसभा में, और हम देश का तीसरा सबसे बड़ा दल हैं जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत लोग कनेक्ट करते हैं। मैं बहुत समाज में घूमता हूँ, उत्तराखंड भी जाता हूँ, हर आदमी एक बात कहता है कि अखिलेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं। जो समाजवादी पार्टी से नहीं भी कोई उसका जुड़ाव है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेके, अखिलेश जी को लेके उनके बड़े अच्छे विचार रहते हैं। वो कहते हैं नहीं उन्होंने काम किया, उन्होंने डेवलपमेंट किया। ये बात दूसरी है कि हो सकता है कुछ लोग वोट ना दें, मगर उनकी जो पूरी छवि है वो बहुत पॉजिटिव है, और समाज में उनको लेके एक अलग स्थान है। मैंने देखा कि अखिलेश जी को लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पार्टी का बार बार हारना तो कहीं नेतृत्व पर सवाल तो नहीं है? हारते हारते हम 37 सीटें ले आए, तो हार और जीत, देखिए लोकतंत्र में वोट मिलना एक प्रक्रिया है।
वोट मिलके जीत जाना एक बात है, मगर नेता कौन है? आज भी उत्तर प्रदेश में आप सबसे जो लोकप्रिय नेता है वो अखिलेश जी हैं। योगी आदित्यनाथ उतने लोकप्रिय नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ। तो वोट पाके जीत जाना एक बात है, वोट ले लेना एक बात है, मगर जनप्रिय होना एक बात है। तो अखिलेश जी जनप्रिय हैं, उनको सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और वो लोग भी स्नेह करते हैं जो उन्हें वोट भी नहीं दे रहे हैं। कई लोग ऐसे बोले भाई हमने वोट नहीं दिया, मगर अखिलेश जी के काम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 300 बेड हॉस्पिटल बनाया, बड़ा बाईपास बनाया, उन्होंने 100 फीटा रोड सही किया, उन्होंने बदायूं रोड सही किया, उन्होंने बहेड़ी रोड अच्छा कर दिया, 4 लेन कर दिया, सब गिना देते हैं और उन्हें लोग पसंद भी करते हैं। तो उनके नेतृत्व में हम 37 सीटें लाए। हो सकता है हम 1-2 चुनाव हार गए। जनता तो बहुत भोली भी होती है। जनता कई बार लच्छेदार बातों में भी आ गई भाजपा के, मगर फाइनली तो देखिए सच की जीत होती है। अगर 37 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में आई, थोड़ा बहुत दम अगर अगल बगल के प्रदेश भी लगा लेते तो मोदी जी सरकार नहीं बना पाते। जो आज 2 बैसाखियों की सरकार है तो वो बन नहीं पाती, वो गिर जाते। तो बीजेपी क्या हिंदुत्व की राजनीति कर रही है? नहीं, बीजेपी तो नफरत की राजनीति कर रही है। हिंदुत्व की बात कहाँ से? हिंदुत्व और सनातन धर्म ये कहता है कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन प्राणियों में बीजेपी कह सद्भावना रही है हो। सबसे बड़े तो सनातनी हम ही हैं। नहीं, उनके मुंह से आपने सनातन वर्ड सुना ही नहीं होगा ना, क्योंकि वो सनातन का शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि सनातन की पहले लाइनों में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सनातन धर्म की प्रथम लाइनों में ये है कि विश्व का कल्याण हो। उसमें भारत देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब आ गए। तो जब प्रेम की बात होगी तो वहां भाजपा का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। जहां प्रेम है वहां भाजपा नहीं हो सकती, और जहां भाजपा है वहां प्रेम नहीं होगा। आप ब्राह्मण जाति से आते हैं, क्योंकि शुक्ला लोग ब्राह्मण जाति से जी, ही जी। आते हैं, और समाजवादी पीडीए पर काम करती है। जी, जी, जी। तो आप लोगों का स्थान कहाँ पर है? हमारा स्थान तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। वैसे तो जो पीड़ित है वो पीड़िए है, और पीड़ित कोई भी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय या क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है। तो जो पीड़ित है वो पीड़िए है। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले जब ब्राह्मण समाज के लोग कई बार लिखते हैं शॉर्टकट में तो पीए लिख देते हैं, पीए मयंक शुक्ला। तो पीडीए का पी और ए तो हमारा शुरुआत में हो ही गया, तो 2 शब्द हमारे लिए हैं। वैसे तो पीडीए का एक जो हम लोगों ने एक बनाया भी है राष्ट्रीय ध्येय, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित अगड़े, आदिवासी, और जो भी पीड़ित है वो सब पीडीए का हिस्सा है। मगर ब्राह्मणों को उन्होंने विशेष स्थान दे दिया, पीए। पंडित पीए लिखते हैं तो पीडीए का हिस्सा हो गया पहले। यही कोशिश मायावती जी ने भी करी थी कि सवर्ण समाज को अपने साथ लाने की कोशिश, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब हुई। कहीं यही खामियाजा या यही गलती समाजवादी तो नहीं कर रही? नहीं, मायावती जी ने जब ये कोशिश करी थी तो उन्होंने 2007 में सरकार बना ली थी। देखिए, लेकिन धीरे जब धीरे सबको डाउनफॉल शुरू हुआ। नहीं, वो नियत और नीति की बात है ना। वो शायद उसका भागीदारी दे नहीं पाई। खैर वो बड़ी नेता हैं, उनके ऊपर मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने जो भी किया होगा, उस वक्त सरकार तो बनाई उन्होंने, और ब्राह्मण समाज को उन्होंने आगे भी लाई थी उसमें, इस सरकार भी बनाई 2007। मगर अखिलेश जी जो है वो सभी जाति धर्मों को सबका हक और अधिकार दिलाने का काम उन्होंने करा है। और मैंने देखा है कि उनकी नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि सबका सम्मान हो, सबको भागीदारी मिले, जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और ये मान के चलिए कि उनसे बेहतर नेता, मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूँ ये बात, इस वक्त पूरे देश की राजनीति में अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई नेता नहीं है। उनके इतना कोई समझदार, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और मानवीय मूल्यों पे बात करने वाला। मानवीय मूल्य, मैं तो, मेरे जीवन का भी मुख्य उद्देश्य ये है कि मानवीय मूल्य बने रहने चाहिए, मानवता होनी चाहिए, तभी राजनीति करनी चाहिए। और इस मामले में अखिलेश जी का कोई जवाब नहीं है। वो मानवीय मूल्यों का, मानवता का इतना प्रेम करते हैं। मैं देखता हूँ कई बार हम लोग लखनऊ कार्यालय जाते हैं, कितने लोग आते हैं, किसी के लिए फ़ोन करवा देते हैं, कोई हॉस्पिटल जाना है उसको आर्थिक मदद कर देते हैं, और बिल्कुल चुपचाप करते रहते हैं, कहीं कोई ढिंढोरा नहीं पीटते। आप तो मानवीय मूल्यों की बात आपने की, लेकिन आप लोगों पर इल्ज़ाम है समाजवादी पर कि जब पार्टी आती है सत्ता में तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, इल्ज़ाम है। तो इल्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है कि कोई किसी पे लगा दे। इल्ज़ाम का कोई सर पैर नहीं होता। और रही बात गुंडागर्दी की, तो इस सरकार में जो गुंडागर्दी चल रही है, इस सरकार में जो कब्जा नीति चल रही है, बहुत प्लानिंग से चल रही है। हिंदुत्व की राजनीति और चाशनी में डुबो के जो कब्जेदारी का एक खेल खेल रहे हैं। आप बरेली की बात करिए, चलिए बहुत दूर नहीं आते, डेला पीर तालाब है। डेला पीर तालाब, मुझे याद है जब मैं स्कूल जाता था तो बहुत बड़ा सा होता था, उसमें बहुत सारी चिड़िया देखता था मैं। कई बार कुछ
भैंस वगैरह भी उसमें जाती थी, नहाती थी। एक बड़ा परिसर दिखाई देता था, वो सिकुड़ के कहाँ रह गया? कहीं किसी ने कब्जा कर लिया, कहीं किसी ने कब्जा कर लिया। तो ये सब 2018, 19, 20 में तो बहुत अखबारों में भी आया था। तो ये सब भाजपा सरकार में हो रहा है, कब्जे लगातार हो रहे हैं। बस ये है कि अब कब्जे की बात करो, गुंडागर्दी की बात करो, तो जाति धर्म ढूंढने लगते हैं। और मैं ये कहता हूं कि सत्ता द्वारा पोषित अपराधी इस वक्त अपने चरम पर हैं। अपराध अभी आपको ही यहाँ पे अखबार मिल जाए, आप उठाइए, उसमें आपको दुर्भाग्य है कि बलात्कार की खबरें, आपको कब्जे की खबरें, गोली मार देने की खबरें, डकैती की खबरें, कोई अखबार आपके आसपास हो आप उठा के देखिए, उसमें आपको कम से कम 5-7 खबर मिलेगी। मगर एक षड्यंत्र के तहत एक ऐसा मन बना दिया गया लोगों का, ऐसा प्रोपोगंडा क्रिएट किया गया समाजवादी पार्टी के खिलाफ कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। मैं कहता हूं कि अगर गुंडागर्दी को रोकने की ये नियत, भी तो कहा जाता है ना, समाजवादी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। हाँ वो तो हर सरकार के साथ बदल जाता है। अच्छा, अब वो भाजपा सरकार का नारा है खाली प्लॉट हमारा, ये तो कोई नारे हैं प्रोडक्ट ये, कर रही सिर्फ है। सच्चाई नहीं है इसमें। सच्चाई ये है कि भाजपा का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, तो ये भाजपा वालों पे सूट करता है। अच्छा। अगर राष्ट्रीय की नीयत और नीति अपराध रोकने की नहीं होती तो डायल 100 जैसी विश्व स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराते। महिलाओं की और कन्याओं के सुरक्षा के लिए उन्होंने 10-90 जैसी योजना शुरू करी, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बहुत ही गोपनीय और अच्छी थी। और बड़ी बात यह है कि इसी योगी सरकार ने डायल 100 की व्यवस्था को सरकार ने थानों से जोड़ दिया, बल्कि उसकी व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि डायल 100 लखनऊ से जुड़े और लखनऊ से वहां से मॉनिटरिंग हो, ताकि थानों का हस्तक्षेप ना हो, ताकि कहीं कोई जो मध्य मार्ग कई बार लोग ढूंढ लेते हैं पुलिस के माध्यम से, वो ना ढूंढ पाए, क्योंकि लखनऊ कोई जा नहीं पाएगा। तो उसकी मॉनिटरिंग जब लखनऊ करता था तो बेहतर पुलिसिंग होती थी, मगर जब वो डायल 100 को आपने थानों से अटैच कर दिया तो उसकी पुलिसिंग कहीं ना कहीं इंटरप्ट हुई, कहीं ना कहीं लोगों को काउंटर मिल गया बात करने का। तो डायल 100 के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया था, और उसे और बेहतर करने का काम हम लोग की सरकार जब 27 में आएगी तो करेंगे। और जब हम देखते हैं बिजली व्यवस्था की बात करते हैं, तो 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मैं कई बार डिबेट में कहता हूँ भाजपा के प्रवक्ताओं से, आपको समय दे रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिए, एक भी नया बिजली का कोई नया कारखाना, बिजली का कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पैदा करने का कोई भी नया काम शुरू किया हो योगी सरकार ने तो बता दें। कहीं कुछ नहीं। आज जो भी लाइट आप देख रहे हैं, ये 2012 के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल में जो भी व्यवस्थाएं बिजली को बेहतर करने के लिए की थी, आज हम लोग वही है बिजली ले रहे हैं। हम इस स्थिति में हैं कि हम उत्तर प्रदेश को बिजली दे पा रहे हैं। अब ये कह देते हैं कि बिजली ये है, बिजली के लिए आज तक सिर्फ रेट बढ़ाने के अलावा योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जी, जी। और अभी 30% की शायद वृद्धि और होने जा रही है। ये तोहफा यूपी गवर्नमेंट को ही भाजपा को वोट दिया है, तो तोहफे लेते रहते हैं महंगाई के, एक तोहफा और आ रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तुष्टीकरण की तो राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती, मगर भाजपा के लोग दुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के काम कर देते हैं कई बार। मैं ये कहता हूं कि देश में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है, और भारतीयों हम लोग को संविधान ने व्यवस्था दी है कि सभी जाति धर्म बिरादरी संप्रदाय के लोग अपने अपने कल्चर्स को, अपनी अपनी पूजा पद्धति को फॉलो करते हुए अपना जीवन जिएंगे, सबको समान अधिकार है। तो जब आप ये तय करोगे कि कौन किस जाति का व्यक्ति है, कौन किस धर्म का व्यक्ति है, इसके आधार पर जब आप न्याय करने जाएंगे तो हमेशा आप अन्याय करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत में है, उन्हें सिर्फ नफरत बोनी है जी। तुष्टीकरण वर्ड जो है ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को आरोपित करने के लिए बनाया गया है, मगर आज यही तुष्टीकरण का जो शब्द है वो भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए लागू हो जाता है क्योंकि वो हर नियत और हर काम में उनकी जो नियत और नीति होती है वो ये होती है कि कैसे किसी को दुष्टीकरण करा जाए, हम कैसे किसी के प्रति दुष्ट वाले कार्य करें। अच्छा। आप लोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, जैसे आपने अभी गिनाए। जो किसानों का मुद्दा है, तो जब आपके यहाँ किसान आपकी सरकार थी तो किसान बहुत ज़्यादा आत्महत्या करते थे, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ये गलत आरोप है। मैं आपको बताऊं, आंकड़ों की अगर आप बात करें जी। तो आत्महत्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई है पिछले कुछ समय में, और उत्तर प्रदेश में आलू किसान आत्महत्या कर रहा है इसी योगी सरकार में। आलू, मैं बताऊं आपको, पिछले साल में पढ़ रहा था खबर कि आलू किसानों को इतना कम मूल्य मिल रहा था कि उन्होंने सड़ने के लिए छोड़ दिया आलू, उसे निकाला तक नहीं। और समाजवादी सरकार में गन्ना किसानों को
उचित मूल्य देने की व्यवस्था की गई, उनके रेट बढ़ाए गए। पिछले 7-8 साल की सरकार में, योगी सरकार ने सिर्फ एक बार मूल्य वृद्धि करी है, बाकी वही रेट चल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में थे। तो मूल्य वृद्धि करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। आलू किसानों को और जितने भी किसान थे उनको जो भी, चाहे खाद व्यवस्था उनकी हो, चाहे उनको उचित मूल्य दिलाने की बात हो, वो सारे काम। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े मंडियां, किसान ने अपनी सब्जी अच्छे से उगाई, उसे बेचने के लिए मंडियां चाहिए। अभी कन्नौज मंडी पिछले 8 साल में शुरू नहीं कर पाए। भाई किसान ने अपनी प्रोडक्ट को बनाया, उन्होंने उगाया, उन्होंने ले जाके उसे मंडी पे बेचा। तो ये व्यवस्था भी तो सरकार का ही काम है। आप मंडियां नहीं होंगी, किसान दूर तक जाएगा, उसका वैसे ही पेट्रोल डीजल खर्च होगा, उसका किराया खर्च होगा। तो किसान आत्महत्या ईश्वर ना करे कभी करे, मगर जो उसकी दुर्दशा है और जो आत्महत्या करने की स्थिति, वो इस भाजपा सरकार में। और तीन कानून बना के किसानों को प्रताड़ित करना। देश के, देखिए देश जो है कृषि प्रधान देश है, पूरी देश की कृषि को चंद कॉर्पोरेट्स के हाथ में देने की तैयारी सरकार ने कर ली थी। वो तो मैं धन्यवाद दूंगा, नमन करूंगा अपने देश के किसानों को, किसान संगठनों को, जिन्होंने आंदोलन करके अपने हक की आवाज़ उठाकर इन 3 काले कानूनों को वापस कराया। आप लोग अभी बहुत टाइम से सरकार में नहीं हैं, कहते हैं कि आप लोग मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, तो इस वक्त जो हार की वजह है वो क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी की नीयत और नीति स्पष्ट है कि हम मानवीय मूल्यों पे काम करते हैं, सभी जाति धर्मों को सम्मान देने का काम करते हैं, हम पीढ़ी पे काम करते हैं। जो लोग पीड़ित हैं, हम उनका पीड़ितों का दर्द बांटने का काम करते हैं, उनके दर्द में शामिल होकर उसे ठीक करने का काम करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति का ये फिर वही बात, प्रोपोगंडा जो है, ये भाजपा का पीडीए बना का है। मतलब तो कहते हैं कि पिछड़े और मुस्लिम और क्या दलित हाँ, ऐसे सब लोग हैं, बताते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आप भी शामिल हैं उसमें। पीड़ित अगड़े, और जो भी लोग कहीं ना कहीं पीड़ा में है, जो सरकार जिन्हें दुख दर्द दे रही है, वो सब पीडीए का हिस्सा है। इस प्रदेश की 90% आबादी पीडीए का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी कहती है कि आप लोग मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और बाकी लोगों को इग्नोर करते हैं, इसलिए आप सत्ता से बाहर हैं। दिक्कत तो यही है कि बीजेपी सिर्फ कहती है, कह कह के काम चला रहे हैं, काम नहीं नहीं करना तो वो चाह तो रहे। सत्ता में आ रहे हैं ना बार बार, उन्हें लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? नहीं तो राज तो कभी किसी समय में रावण का भी रहा, और राज तो तमाम बुरे लोगों का भी रहा। तो राज की तो कोई नियम नहीं है कि राज कर रहा है तो लेकिन ठीक ही है। वोट तो जनता देती है ना, चुनती है उसे। जनता तो अब तमाम बातें हैं। मैंने बताया कि 15 लाख का वादा करके किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, झूठ बोलना, 2 करोड़ नौकरी। तो जनता को लगा कि शायद कोई अच्छा काम करेंगे, मगर ये गुमराह कर रहे हैं, एक के बाद एक नया नया प्रोपोगंडा लाते हैं। प्रोपोगंडा बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जहाँ पे प्रोपोगंडा है वहाँ भाजपा है। जितना अच्छा प्रोपोगंडा, उतनी अच्छी भाजपा वहाँ मजबूती से जीत जाती है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि भाजपा इज इक्वल टू प्रोपोगंडा। अच्छा। तो क्या जो उस वक्त समाजवादी सरकार में हमारा समाज था जो महसूस करता था, और आज जो बीजेपी की सरकार है, तो क्या फ़र्क है समाज में, कुछ आप अंदाज़ा लगा रहे हैं? देखिए 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, मुझे याद है हम स्कूल जाते थे, हम छोटे थे, आप भी अपने जब स्कूल टाइम को याद करेंगे, तो हम लोग को ये सब पता नहीं था कि कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन सिख है। मेरे स्कूल फ्रेंड मुस्लिम भी रहे, सिख भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे, हम लोगों ने कभी कुछ फील ही नहीं किया। मगर 2014 के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो गई है, नफरत को प्रसारित करने के लिए सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है। और जो सरकार द्वारा पोषित लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं रीच ज्यादा मिलती है, और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम सोशल मीडिया पे भी किया जा रहा है। तो नफरत की खेती बोकर जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई हैं, इससे जो खेती होके जो फसल आएगी वो जहर की होगी, और उस जहर को फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कर रही है। मुझे लगता है कि समाज के लिए उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए, और जो नफरत लगातार वो पोषित कर रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाजपा का जो जिन है वो नफरत के चिराग में ही रहता है। नफरत के चिराग में रहता है। अभी पिछले दिनों जो वॉर हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो हमने सुना था आपने एक चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखी थी, तो मन में क्या भाव था आपके? राजनीति में जो आने का मुख्य उद्देश्य था, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का था। तो जब मैं स्कूल में था तो मेरा मन करता था मैं आर्मी में जाऊं, और मुझे लगता है शायद इतना मैं शिक्षा में, पढ़ाई में उतना मजबूत नहीं रहा हूँगा, ना उतना मेरे अंदर जज्बा रहा होगा, शायद मैं नहीं बन जा पाया, क्योंकि आर्मी में जाना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है। तो उस वक्त नहीं जा पाया। मुझे लगा अभी
पहलगांव हमला हुआ उसके बाद देश कहीं ना कहीं एक पैनिक स्थिति बनी, क्योंकि लोगों की जान गई, और किसी की जान जाना इस तरीके से आतंकवाद के माध्यम से बहुत गलत लगा मुझे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने ये चाहा कि कहीं मेरा कहीं कहीं उपयोग हो सकता हो सेना के साथ काम करने का, उनको कहीं। सेना में जाने की इच्छा आपकी थी? हाँ थी, वो मैं बता रहा हूँ ना, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था मैं, तो हम्म। शायद इसलिए नहीं जा पाया। तो मगर मेरा मन था कुछ काम करता, चाहे उसमें मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ सामान पहुँचाने का ही काम हाँ करता, हाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल, मेरी एक भागीदारी जज्बा, हो जाती। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो चाहे लोगों को खाना खिलाता वहाँ पे सेना में, हाँ कुछ भी हाँ काम करता, चाहे जी ब्लड जी। देता, हाँ बिल्कुल। मेरा मन था कुछ करता देश के लिए। और मैं राजनीति में शायद इसलिए भी हूँ क्योंकि कुछ देश के लिए करता हूँ। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों जब राम मंदिर बना तो मोदी जी वहाँ गए थे, किस तरह देखते हैं इसे? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी गए, और उन्होंने वहां जाके योगी जी को किनारे कर दिया। सबसे पहले तो ये दिखा मुझे, अच्छा। आरएसएस प्रमुख को किनारे कर दिया, ये मुझे दूसरा ये दिखाई दिया। तीसरा ये दिखाई दिया कि देश के प्रधानमंत्री का मुझे लगता है ये काम नहीं था, ये शंकराचार्य जी का काम था प्राण प्रतिष्ठा कराना, और जिन्होंने कहा भी कि ये समय सही नहीं है। मगर भाजपा और नरेंद्र मोदी जी तो चुनाव की प्राथमिकता सबसे ऊपर रखते हैं। उस वक्त चुनाव थोड़ा करीब था, तो उन्हें लगा चुनाव में इसको शायद इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए वो चले गए। हालांकि आदिगुरु शंकराचार्य जी की परंपरा का निर्वाह करने वाले शंकराचार्य जी ने कहा था कि कुछ दिन रुक के करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सही ग्रह नक्षत्र अपने स्थान पे नहीं है। हाँ। तो शंकराचार्य जी का काम भी अब धार्मिक लोगों का काम भी भाजपा करेगी, तो अच्छे से तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि संवैधानिक पद पर रह जिस के। काम के लिए जो जी। बना है उसे वही करना चाहिए। नेताओं को समाज के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, ये तय करना चाहिए कैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, कैसे अच्छी चिकित्सा मिलेगी, आम आदमी को कैसे अधिकार मिलेंगे, लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। इस काम के लिए आपको चुना गया है। राजनीति का मेन ध्येय ये है, और पुजारियों का काम भी भाजपा वाले करेंगे तो अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे। तो संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसा कर सकता है कोई अब प्रधानमंत्री? ये सवाल ही थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि भाजपा और भाजपा के नेता ये लोग संविधान को मानते ही कहाँ हैं। आप देखिए, आए दिन संविधान की मूल भाव को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। संविधान हमें ये छूट देता है कि हम अपने रिचुअल्स का फॉलो कर सकते हैं, हम अपने धर्म को, हम अपनी पूजा पद्धति को फॉलो कर सकते हैं, हम अपने जो भी कल्चर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो इस पर कोई बाध्य नहीं है, सब लोग अपने अपने धर्म का फॉलो। मेरा तो मानना ये है धर्म को लेके कि अपने धर्म को खूब मानो और दूसरे धर्म का खूब सम्मान करो, उसके बाद कोई बात ही नहीं रहेगी। मगर इसी बात पे आती भाजपा खत्म हो जाती है। मैंने फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि जो ये नफरत का जिन्न है, ये भाजपा के चिराग नहीं रहता है। अगर आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो ऐसा क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी कहती है हम अनाज दे रहे हैं, कई करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। हम ये करेंगे कि जिन करोड़ों लोगों को अनाज पे उन्होंने रोक रखा है, हम उन सबको रोजगार देने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हम सिर्फ लाएंगे अनाज, रोजगार, कैसे हम लाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका को लेके कहा जाता है अमेरिका ने सड़कें बनाई और उन सड़कों के माध्यम से अमेरिका बन गया। यानी कि हमारा जब आवागमन अच्छा होगा, हमारा कनेक्टिविटी अच्छी होगी, हम जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएंगे, अच्छी इंडस्ट्रीज लाएंगे, तो इंडस्ट्री अपने आप थोड़ी ना चलेंगी, यही लोग तो रोजगार प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो स्किल इंडिया को लेके भाजपा ने तमाम बातें करी थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तमाम बातें करी थी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत बातें करी थी, स्किल इंडिया पिछले 2 साल से काम नहीं कर पा रहा है। तो स्किल्ड लोग नहीं हो रहा है, हमें स्किल्ड लोग बनाने हैं। हमें लोगों को सही तरीके से अच्छा व्यापार करने के लिए उन्हें सही एक माहौल देना पड़ेगा, हमें उन्हें सही जमीनें देनी पड़ेंगी। तो सारी बातों की बात यह है कि जब नीयत आपकी होगी, जब भाजपा ने कभी कहा ही नहीं, कहा ही होगा अगर कि सिर्फ हम रोजगार की बात करते, 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, अब वो प्रधानमंत्री जी उसमें इंटरव्यू में कह रहे हैं जो बाहर पकौड़े तल रहा है उसे रोजगार मान लो। भाई मैं तो नहीं मान सकता हूँ कि कोई बच्चा बीटेक एमबीए करके पकौड़े बेचेगा। अगर उनको लगता है यही रोजगार है तो उनकी मानसिकता यही पता चल जाती है कि उनका सोचने का ढंग ही वहां तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश का युवा पकौड़े तले। वो नहीं चाहते कि देश का युवा, क्योंकि जब आदमी ठीक से रहेगा, अच्छा खाना खाएगा तो फिर सोचना शुरू करेगा। भाजपा चाहती नहीं कि आम आदमी सोचे, जब तक नहीं सोचेगा तभी तक वो भाजपा को वोट देगा। जिस दिन लेकिन सोचने लगेगा उस दिन भाजपा को वोट नहीं देगा। लेकिन बरेली की रबर फैक्ट्री आप ही के कार्यकाल में बंद होना शुरू हो गई थी। रबड़ फैक्ट्री को देखिए, रबड़ फैक्ट्री बहुत पुराना मामला है, मगर मैंने जितना सुना, समझा और जाना है कि उस वक्त संतोष गंगवार जी मिनिस्टर थे, और जो रबड़ फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने उनसे सहयोग मांगा। सरकार
में मंत्री रहते हुए संतोष गंगवार जी की जिम्मेदारी थी कि बीच का रास्ता निकाल के सरकार को उस वक्त कहीं से सस्ती रबड़ खरीदना सरकार ने शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है कि सस्ती रबड़ में आपने जो थोड़ा और पैसा बचा लिया होगा, उससे लाख गुना ज़्यादा यहाँ पे लोगों को जो रोजी रोजगार के लिए लोगों की व्यवस्था थी, लोगों की नौकरियां थी, लोगों ने आत्महत्या करी है। तो ये पाप भी भाजपा के साथ है। देखिए, आखिर में हर पाप का हिसाब ऊपर देना है। आप हो सकता है यहाँ से बच के निकल जाएं, मगर अच्छा। वहां कोई नहीं बचेगा। आपकी जब सरकार आएगी तो आपने कहा हम उसको रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये जो गरीबी है, जो अनाज भाजपा दे रही है लोगों को, तो इतनी सारी गरीबी कैसे एक साथ दूर कर लेंगे? सरकार ने कहा था कि हम 2014 में हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उसका तो कोई अता पता नहीं है। बीच बीच में कहते हैं हम, कोई चुनाव आता है हम सिलेंडर देंगे, हम ये देंगे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, करते कुछ नहीं है। आप खूब अच्छे से रिसर्च करिए, 10 साल की एक भी भाषण नरेंद्र मोदी जी के या भाजपा के किसी नेता की एक भी घोषणा कभी पूरी नहीं हुई होगी। सिर्फ बातों से काम चलाते हैं। ये वाणी वीर हैं। हाँ, ये असली वीर नहीं है, ये वाणी वाणी वीर वीर हैं है। ये। अच्छा। इसीलिए अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए। अच्छा। अग्निवीर में 4 साल की नौकरी है। हमारे, आपको पता होगा, गोरखा रेजिमेंट की व्यवस्था थी भारत में, है अभी भी है। अब गोरखा लोग चाइना में और नेपाल की सेना में शामिल हो रहे हैं। वो क्यों आएंगे 4 साल की नौकरी करने? गोरखाओं के लिए कहा जाता है, गोरखा रेजिमेंट के लोग, कि अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। तो इतने बहादुर लोगों को हमने खो दिया अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाके। तो ये व्यवस्था भारत के युवा स्वीकार नहीं कर सकते, और ये देश की सुरक्षा पे भी खतरा है। मुझे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा क्या है। वो किस स्तर पे ले आना चाहते हैं देश की व्यवस्था को। हम लोग मुझसे अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान में, कहते हो पाकिस्तान पे है क्या? वो डेप्थ में है वो देश। हाँ, सही बात उसकी है, कोई कुछ हैसियत नहीं है। हाँ। अगर हमें कंपैरिजन करना, हम चाइना से करें, हम जापान से करें, हम अमेरिका से करें, हम रशिया से करें, हम कहाँ उससे कंपैरिजन कर रहे हैं जिसपे रोटी के फाके हैं? क्यों? क्योंकि भाजपा जैसे, फिर वहां पे भाजपा क्यों इस काम पे आ जाती है पाकिस्तान से? क्योंकि वहां उनको रस मिलता है, रस वोटों का। क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान को गाली देने के माध्यम से, पाकिस्तान को बुरा भला कह के, वो एक विशेष तरीके की मानसिकता को पोषित वहाँ कर रहे हैं। इमरान पर जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भी था ये बात कि जो इलेक्शन है हिंदुस्तान में, वो हमारे नाम पे जीते जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े भी समझदार होते, तो बिना बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन की पार्टी में नहीं पहुंच जाते। मैं कहता हूं माँ का सम्मान होना चाहिए, मगर नवाज शरीफ की माँ को जब शॉल पहनाया उन्होंने, उसके बाद हमारे देश में कितने अटैक हुए, पठानकोट हमला हुआ, लोगों की मौत हुई। ठीक है, मगर इस तरीके, आज बताइए, आप बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं मैं। एक समय था भारत के आसपास, हम सामरिक दृष्टि से और विदेश नीति की जब बात करते हैं, तो क्या काम है विदेश नीति का? हमारे आसपास के देशों से रिश्ते अच्छे हों। एक समय था श्रीलंका हमारे छोटे भाई की तरह रहता था। बांग्लादेश हमें हमेशा अपना बड़ा भाई मानता था। भूटान वगैरह सब हमारे बिल्कुल सानिध्य में रहते थे, और क्योंकि बड़े भाई की हैसियत में था। नेपाल को हम सस्ती गैस, सस्ती सुविधाएं और तमाम तरीके के उनके सरकारों को पोषित करने का काम करते थे। तो वो भी हमारे छोटे भाई की तरह था। तो हमारे मेन दुश्मन पाकिस्तान था। दूसरा, चाइना हमसे आंतरिक दुश्मनी रखता है, कभी सामने से नहीं लड़ता है। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात कही थी कि हमारा असली दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। उन्होंने सदन में कही थी। तो आज क्या स्थिति है? बांग्लादेश हमारे पक्ष में नहीं रह गया। भूटान और ये जितने भी देश हैं, ये सब चाइना के उस इन्फ्लुएंस में है। चाइना ने हमारे नेपाल को करीब करीब, जो आईएएस यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग लेने आते थे, आपको पता होगा, पहले नेपाल के जो भी आईएएस या जो भी वहाँ के अधिकारी थे, उनकी ट्रेनिंग इंडिया में होती थी, अब वो चाइना में होने लगी। श्रीलंका की स्थिति ये है कि आज वो पोर्ट दे रहा है चाइना को। तो सामरिक दृष्टि से तो हम पूरे तरीके से कमजोर हो गए ना। तो क्या विदेश नीति, मोदी जी इतना विदेश घूम रहे थे, आसपास की चीजें संभाल नहीं पा रहे हैं, तो विदेश नीति पूरी तरीके से विफल है। विकास, आपने अभी पिछली बार कहा कि विकास हमारे सत्ता में हुआ था बहुत ज़्यादा। तो इतना सारा विकास हुआ, आपने बताया कि लाइट भी ठीक हो गई और भी चीज़ें ठीक हो गई, तो फिर जनता इस विकास को क्यों नहीं समझना चाहती? देखिए, जनता जनार्दन है। जनता को हम मानते हैं कि जनता सर्वोपरि है। चूक कहाँ पर हो रही है? मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। जनता की विचारों पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैला के, झूठ बोल के, सत्ता बल पे, धन बल पे, जितना हो सकता है चुनावों को मैनिपुलेट किया, चुनावों को खराब करने का काम किया। हमारी करीब 60 सीटें ऐसी थी विधानसभा में 2022 में जो हम जीत रहे थे। अगर वो 60 सीटें जीते, हम 200 सीटों पे तो वैसे ही पहुंच जाते। और
डराना धमकाना, प्रत्याशियों को परेशान करना, सब काम कर रहा। भाजपा साम दाम दंड भेद के बाद खुरापात एक शब्द और जोड़ दी, उसमें उसको जोड़ के सारी नीति अपना के ही सरकार में आई है। मगर केंद्र के चुनाव में, सेंट्रल इलेक्शंस में जनता ने फिर दिखा दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारा पूरा एनडीए गठबंधन 42 सीटें लाया, इंडिया गठबंधन, और एनडीए गठबंधन 36 सीटों पर रह गया। तो समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटों पे, यानी पूरा एनडीए 36 पे है और समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटों पे। तो उनके पूरे गठबंधन पे तो हम अकेले भारी हो गए। और आप 27 के चुनाव में देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। जनता ने इन्हें खूब मौके दे दिए, कुछ मौके दे दिए जनता ने, कुछ मौके इन्होंने चुरा के ले लिए। उसके बाद आज ये स्पष्ट है कि भाजपा सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी तो आप लोग 27 में गठबंधन के साथ जा रहे हैं? है। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और हम लोग मजबूती से उसे लड़ेंगे। और देखिए, दोनों का रास्ता एक है। जब रास्ता एक है तो साथ होना ही चाहिए। तो इस नफरत की राजनीति करने वालों को, जो लोग देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की एकता, भाईचारा, अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको हटाने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन एक रहेगा। तो अभी पिछली जगह जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में और जगह पे, वहां तो गठबंधन टिका ही नहीं आपका। नहीं, गठबंधन है, गठबंधन है, गठबंधन भी है और मनबंधन भी है। हम लोग सब एक हैं। अच्छा, 27 में क्या रहेगा? 27 में आप ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि भाजपा 3 संख्या में भी नहीं पहुंच पाएगी, 3 डिजिट में नहीं पहुंचेगी। तो जो आपका वोटर है, कहते हैं मुसलमान ज्यादा समाजवादी के साथ जाता है, नहीं, असल में मैं ये कह रहा हूँ उसको कि क्या देंगे, ये कहना चाह रही। नहीं, सबको मिलेगा। देखिए, जब आप ये बात कर रहे हैं कि समानता की, तो ये सवाल कर देना कि पंडित जी को क्या मिलेगा, ब्राह्मण को क्या मिलेगा, ठाकुर को क्या मिलेगा, पिछड़ों को क्या मिलेगा, दलित को क्या मिलेगा, मुस्लिम को, ये विषय नहीं है। जब सरकार समाजवादी पार्टी की होगी तो हर कन्या जो 12 पास करती है उसे लैपटॉप मिलता है, साइकिल मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है, किसानों को उनका उचित मूल्य मिलता है। तो किसान और कन्याओं का कोई जाति धर्म थोड़ी ना है। जाति धर्म से ऊपर उठना ही समाजवाद है। देखिए, समाजवादी मध्य मार्ग है। नफरत हर तरफ हो सकती है, मगर नफरतों के बीच का जो मध्य मार्ग है वो समाजवाद है। समाजवाद को लोग जान जाएं। समाजवाद में स्पष्ट है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सबको मिलती रहे, आम आदमी को उसके मूल अधिकार मिलते रहें, और सब लोगों को समानता का अधिकार मिले, सबको अच्छा न्याय व्यवस्था मिले। यही समाजवादी पार्टी की विचारधारा, यही समाजवाद है। समाजवाद को जिस दिन सब लोग ठीक से जान समझ और पढ़ लेंगे, जिस दिन हमारे नेता को और गहराई से बिना किसी चश्मे से देखना शुरू कर देंगे, उसके बाद कोई पार्टियां रह नहीं जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी रहेगी और अखिलेश जी रहेंगे। और हम ये नहीं कहते हम समाप्त कर देंगे, जैसे भाजपा कह रही है कि कांग्रेस मुक्त चाहिए, सपा मुक्त चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हमें कोई मुक्त चाहिए, हम सबका सम्मान करते हैं, मगर जो जनता के हित में होगा हम उसके साथ हैं, और जनता के हित को ही हम लोग को आगे बढ़ाना है। जनता के लिए ही हम लोग राजनीति करें, जनता के लिए ही अखिलेश जी के विचार हैं। आप लोग सारे काम करते हैं, सारी बात करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपकी वोटर लिस्ट पर काम ना करने की कमी रह जाती है? वोटर लिस्टों पे भी काम हो रहा है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, 22 के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि वोट कटवा दिए गए इस बहुत सारे। तो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया। उस नोटिस के जवाब में 10,000 से ज़्यादा एफिडेविट उन्होंने दिए कि उन्होंने पुराने वोट लगाए उसमें, और स्टाम्प पे लिख के दिया कि हमारा वोट पिछली बार पड़ा था, इस बार नहीं पड़ा है। उसका चुनाव आयोग ने आज तक जवाब नहीं दिया। अच्छा। तो कहीं ना कहीं नियत और नीति स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की कि कैसे भी करके वो जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटर है उसे मैनिपुलेट कर। मगर 27 में इतना वोट पड़ेगा कि ये कितनी ताकत लगा देना, अंदाजा ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी 3 फिगर में नहीं पहुंचेगी, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। अच्छा, बरेली हमारा स्मार्ट सिटी है, आपको लगता है स्मार्ट सिटी बन गया है? बरेली की अगर बात करें तो एक स्टेडियम रोड, एक अयूब खां चौकी चौराहा रोड, वही जो पूरा एक सर्कल है, और एक राजेंद्र नगर में केके हॉस्पिटल। इन रोडों के अलावा अगर आपको गड्ढों के अलावा कुछ मिला हो तो बताइए। ये 3 जगह स्मार्ट सिटी है। ये 3 जगहों में ही भाजपा स्मार्ट सिटी ढूंढ रही है, मगर ये 3 भी सिर्फ एक आईना बनाने के लिए था, वीडियो बनाने के लिए कि रील बन जाए। बाकी सच्चाई ये है कि
छोटे छोटे मोहल्ले मतलब जो छोटे छोटे हिस्से हैं और उनको तो छुआ ही नहीं गया है। आप किसी भी मलूकपुर वगैरह चले जाइए, कहीं चले बिहारीपुर, वहाँ पे रोड पे नदी मतलब नाले बह रहे हैं। और जो डीडीपुरम जैसा पॉश इलाका है, आप अभी इसके पॉडकास्ट के बाद जाके वीडियो बनवा लीजिए, पूरे डीडीपुरम को खोद के छोड़ दिया है, कोई काम नहीं हो रहा है। और ये मान लीजिए कि जो नगर निगम का स्मार्ट सिटी है, नरक निगम है, ये नगर निगम नहीं बचा है, अभी नरक निगम हो चुका है। अच्छा। और स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ घोटाले हुए हैं, जनता की गाड़ी कमाई को शोषण हुआ है, हाउस टैक्स के नाम पे लोगों का शोषण हुआ है, वाटर टैक्स के नाम पे शोषण हुआ है। जितने प्रकार के टैक्स आपने पिछले पूरे जीवन में नहीं सुनेंगे, उतने प्रकार के टैक्स नगर निगम वसूल के अपनी जेबें भर रहा है और जनता को कंगाल करने का काम कर रहा है, जनता का शोषण कर रहा है। कहते हैं समाजवादी आज भी वीआईपी कल्चर के साथ चलती है। क्या आम कोई जो कार्यकर्ता है वो शीर्ष नेतृत्व को कह सकता है कुछ? मैं ये कहूँगा कि आप समाजवादी पार्टी का पेज खोलिए और किसी भी अन्य दल का पेज खोल लीजिए, जितने कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, मैं खुद बहुत सामान्य परिवार से हूँ। मैं अपने आप को भी मानूंगा कि मैं निचले मध्यम वर्ग से संबंध रखता हूँ। मैं राष्ट्रीय डीजी से मिल लेता हूँ और बहुत सामान्य कार्यकर्ता जो सामान्य परिवारों से आते हैं, उन्हें नेता बनाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश जी ने सबको सम्मान दिया, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। इतना तो मैं कह रहा हूँ पूरे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा जो इतने लोगों से मिलता होगा जितना अखिलेश जी मिलते हैं। और ये मैं आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ कि उतना कोई मिलता नहीं होगा पूरे देश में जितना अखिलेश जी मिलते हैं लोगों से। अच्छा। भीड़ लगी रहती है, मैं जाता हूँ वहाँ पे और एक एक व्यक्ति से मिलते हैं और आधा आधा घंटा, एक एक घंटा। कोई दुख दर्द वाला मिल जाए तो उसे बिठा लेते हैं, उससे अलग से बात करते हैं। कोई कहता है मेरे परिवार, बोले भैया मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, मेरे परिवार में किसी को कैंसर हो गया, तो उसके लिए बाकायदा फिर अलग से किसी अधिकारी या किसी अपने व्यक्ति को लगाते हैं कि भाई इनका देखो कौन से जिले का है। फिर जिलाध्यक्ष को फ़ोन करते हैं, वहाँ के विधायक को फ़ोन करते हैं कि इसका मुझे बताना कॉल बैक करके कि क्या इलाज कराया। उससे कहते हैं कि अगर ना मिले तो मुझे कॉल करना। तो इतना अच्छा नेता कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं लगता इनसे अच्छा नेता इस देश में कोई है। मैं इसीलिए इतना प्रभावित हूँ। मैं आज किसी से भी लड़ सकता हूँ उनके। आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पर इल्ज़ाम ही लग रहा है कि गोदी मीडिया बन गई है, आपको लगता है कि पक्षपात पूर्ण रवैया है उसका? देखिए, कहीं ना कहीं मीडिया के कुछ लोगों द्वारा कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ें फैलाई गई, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ चैनल से माफ़ी भी मांगी। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर कुछ मीडिया फेक न्यूज़ ना फैला रहा होता हाँ। तो आज आपका पॉडकास्ट हजारों और लाखों में व्यूज दे रहा है। उसकी वजह ये है ना, लोग सच सुनना चाहते हैं। आज लोग यूट्यूब के चैनल्स पे भी भरोसा करने लगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच्चाई ये है कि जनता सच जानना चाहती है। और कुछ चैनल्स, सबके लिए तो नहीं कह सकते, मगर कुछ चैनल्स इस बात पे अडिग रहते हैं कि उन्हें प्रो भाजपा प्रोपोगंडा क्रिएट करना है और भाजपा के प्रति उनके जो विचार हैं वो ऐसे हैं जैसे कि पेड हों। तो पेड सवाल पूछना, पेड प्रोपोगंडा करना, तो इस भाजपा सब के का पक्ष फर्क को जनता पर पड़ता है क्या? अब नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि कुछ समय पहले तक लोगों को पड़ता होगा, मगर अब मुझे लगता है जनता इन सब चीज़ों से आगे बढ़ गई है। जनता ये जान रही है। कई लोग तो अब मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स को ऐसा कॉमेडी शो लेने लगे हैं। कुछ चैनल्स के ऐसे ऐसे शोज हैं जिन्हें लोग कॉमेडी शो की तरह देखने लगे हैं, हंसते हैं लोग। और मुझे ये लगता है कि मीडिया बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मगर मीडिया ने कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कारण कहीं ना कहीं कुछ चैनल्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है। सोशल मीडिया को किस तरह देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सोशल मीडिया का जो जन्म हुआ था वो इसलिए हुआ था कि फेसबुक का जन्म ऐसे हुआ था कि एक कॉलेज के कुछ लोगों ने एक ऐप बनाया जिससे वो कनेक्ट रह सकते हो। अच्छा। मगर वो ऐप इतना फैला कि वो बाद में अच्छी खासी उसकी मतलब डाउनलोडिंग हो गई, तो फिर उसको एक फेसबुक के रूप में निकल के आया था। ये बात नहीं जानते होंगे लोग। आज वो फैलते फैलते बहुत वर्ल्ड वाइड हो गया है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया बेसिकली इसलिए बना था कि हम अपने खुशी भरे पल और अपनी यादें, मेमोरीज, स्कूल की, कॉलेज की यात्राओं की उसे शेयर कर सकते हो। मगर आज जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप, इतनी नफरत भर गई है, लोग नफरत का माध्यम बना दिया है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और सामने से कुछ नहीं कर सकता है, वो सब सोशल मीडिया पे जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। जिसमें दम होगी वो सामने बोलेगा, और जो सामने नहीं बोल पा रहा है वो अपनी जितनी भी नफरत है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आए। और कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग ज़्यादातर मैं देखता हूँ, वो एक शब्द है बना है, अंधभक्त कह सकते हैं, या इस तरीके की नफरती बात करने वाले लोग ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित लोग हैं।
तो अगर इसी तरह से आप कहते हैं अंधभक्त हैं, अंधभक्ति बढ़ती रही तो समाज पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैंने कहा ना कि ये ग्रेविटी है, ये यूनिवर्सल लॉ है। जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती तो है। नीचे आने वाली है अब। हाँ, तो नीचे आना शुरू हो गई है, उन्हें महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा। आप बताइए, इस देश में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसने अपने पति को खोया, जब उसके उस मतलब बेचारी जिसने अपने पति को खो दिया, विधवा हो गई, उन्होंने जब ये कहा कि मेरे इस उसमें आप हिंदू मुस्लिम मत ढूंढिए, हाँ, तो उनको ट्रोल कर दिया। कितनी ट्रोल गंदी कर बातें दिया, कही, मैं हाँ। शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। जो रक्षा विशेषज्ञ थे, जो रक्षा सचिव थे, जब उन्होंने भाई युद्ध विराम की घोषणा तो सरकार की है ना, नरेंद्र मोदी जी का स्टैंड था वो, उन्होंने आके सिर्फ प्रेस में बोला, आप उनकी बेटी को ट्रोल कर रहे हो। तो इस दूषित मानसिकता के लोग जो किसी के परिवार को टारगेट करें, वो एक सेना की अधिकारी को बता दिया कि वो आतंकवादियों की बहन, कितनी घटिया मानसिकता है। हाँ। तो मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो किसी के परिवार को टारगेट करे, वो बहुत ही न्यूनतम स्तर का व्यक्ति होता है, और उन लोगों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसी आईडीज का बहिष्कार बहिष्कार होना लेकिन चाहिए। लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। कंगना रनौत की बात अगर आप करें तो उसने कहा कि 2014 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। कितनी बड़ी बात कही, और आज वो संसद में बैठी हैं। आप तो जनता क्या कर रही आप है? उन्हें सीरियसली लेती हैं, मैं तो नहीं लेता। मुझे हाँ। लगता है वो तो बस भाजपा के सिंबल पे, और क्योंकि अभिनेत्री थी इसलिए जीत गई। मुझे लगता है कि उनका मेंटल स्टेटस अभी राजनीति में तो क्या, मुझे नहीं नहीं, लगता है जो मैं सामाजिक ये जीवन में कहना आने चाह का रही नहीं हूँ है। कि जो ये कहे कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, ऐसे लोगों को पार्टी में लेना चाहिए क्या, ये कह रही नहीं तो हूँ। भाजपा तो, आप समझिए ना, जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कहीं पर कोई कचरे का बॉक्स है, तो उसमें आप क्या गुलाब डालेंगी? कचरा ही तो डालेंगी। मतलब कचरा डाला जा रहा कचरा है। डाला जा रहा है। तो समाज को अगर ये वाली पोजीशन चलती रही तो देश को नहीं कहाँ चलेगी खड़ा ना, देखते हैं? ये यूनिवर्सल लॉ है। अच्छा। ठीक है, ऊपर गया, अब नीचे आना है, हो गया टाइम। हो गया। भाजपा की थैंक यू वेरी मच होने वाली है, टाटा बाय बाय हो जाएगा। अच्छा। जो मुस्लिम लोग हैं रामपुर के, या और लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि आज़म खान जिस पोजीशन में आज हैं उनका साथ अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया। देखिए, सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, आजम खान साहब के बहुत चाहने वाले हैं। मैं तमाम ऐसे परिवारों को जानता हूं जो उनसे, हिंदू परिवार हैं जो उनसे निजी रूप से जुड़े हुए हैं। अभी मैं ये जो कुंभ चल रहा था, महाकुंभ, उसमें कई साधु संतों ने कहा कि 2012 में जो कुंभ हुआ था उसकी व्यवस्थाएं इस कुंभ से बेहतर थी, तो उन्होंने भी आजम खान साहब का जिक्र किया। तो आजम खान साहब को सिर्फ आप मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं जोड़ के देख सकते। वो ऐसे नेता हैं, उन्हें सभी जाति धर्म बिरादरी संप्रदाय के लोग पसंद करते हैं, और क्षेत्र भी उनका सिर्फ रामपुर नहीं है। वो बड़े नेता हैं, उनका क्षेत्र पूरा प्रदेश है, और बल्कि मैं कहूँगा कि वो देश के नेता हैं। तो उनको लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है। समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से उनका पक्ष रखा। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी बातें नहीं बताने की होती, मगर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि जो वकीलों की एक बड़ी सेना उनके लिए लगाई गई, वकीलों को अपॉइंट किया गया समाजवादी पार्टी, लेकिन लोग अखिलेश कहते जी हैं ने, कि अखिलेश जी लोग, चाहते तो, अखिलेश जी चाहते तो इतने मुकदमे इतना ना होते, मतलब अखिले उन्होंने तरफदारी नहीं करी है। कानून एक प्रक्रिया है। उन्होंने वकील अपॉइंट किया, उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए, उन्होंने परिवार को सांत्वना देने का काम किया, खुद रामपुर से लेकर लखनऊ तक साइकिल यात्रा का उद्घाटन किया। उस साइकिल यात्रा में मैं भी शामिल था। मैं भी बरेली से लेके फतेहगंज तक गया साइकिल चला के। तो बड़ा आंदोलन किया, जन आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन करा, वकीलों के माध्यम से सहयोग किया, और जो भी उचित व्यवस्था हो सकती थी संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो सारे प्रयास किए। और सरकार, इसमें सवाल सरकार से होना चाहिए, राष्ट्रीय डीजी से नहीं होना चाहिए। सवाल सरकार से होना चाहिए कि उन्होंने क्यों गलत नियत से लगातार उनके केसों को बढ़ाया घटाया, और वही व्यक्ति रामपुर का डीएम रहा, अब वही कमिश्नर हो गया, तो क्यों उसे उसकी मॉनिटरिंग से, क्योंकि तथ्य गलत है। जब तथ्य गलत होते हैं तो एक ना एक दिन पोल खुलती है, और आजम खान साहब बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, और वो डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी जीत होगी। बहुत लंबा कैरियर आपका राजनीति में रहा है, तो जाहिर सी बात है अब इच्छा होगी कि इलेक्शन लड़ा जाए। तो आपने अभी शहर से दावेदारी करी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अभी दावेदारी तो नहीं है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय जी टिकट जिसे देंगे उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। मन है चुनाव लड़ने का, क्योंकि 2017 से मन लगातार है लड़ने का। 22 में भी मैंने प्रयास किया था शहर विधानसभा से, मगर जो राष्ट्रीय जी के निर्णय होता है वही सर्वोपरि होता है। वो जिसे टिकट देंगे उससे लड़ाएंगे। अपना भी जो मेरा निवेदन है, जो मेरी
बात है उनसे राष्ट्रीय जी से रखूंगा। शहर एक ऐसी सीट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 40 साल से जीत रही है, हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हराना बहुत आसान है। कुछ प्रयास करने हैं, सार्थक प्रयास करने हैं, और शहर की सीट समाजवादी पार्टी के पास हो, तो उसी कैसे दिशा में होगी? काम तो करेंगे। हमेशा से बीजेपी की सीट है सीट। वो राजनीति क्षेत्रवार बदल जाती है, तो शहर की राजनीति बहुत अलग है। शहर के मूलभूत, जैसे आपको मैं बड़ी एक छोटी सी बात बताऊं, सारी तो प्लानिंग नहीं आपके सामने डिस्क्लोज हाँ करूंगा। बिल्कुल। बरेली में जो वन क्षेत्र है महानगर में, वो हाँ। 0.08% है। यानी कि वन मंत्री का आवास जिस क्षेत्र में है, हाँ। वन मंत्री जी का जो महानगर है, वहां पे ही हरियाली 0.08% है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। यानी कि बरेली में AQI इंडेक्स 200 पार कर जाता है, हाँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ तो हाँ, एयर क्वालिटी। हम किन चीज़ों में सांस ले रहे हैं, आपको बेसिक बात बतानी है बरेली के लोगों को। बरेली के लोगों को बताना है कि क्यों बरेली में अब तक कोई एम्स नहीं खुल पाया, क्यों यहाँ पे बड़ा सा IT पार्क नहीं खुल पा रहा है, क्यों आप हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के बैंगलोर, पुणे और दिल्ली जाने को मजबूर हैं, क्यों हम उन्हें ये व्यवस्था नहीं, क्यों अपने परिवार के साथ रहने से उन्हें जुदा होने के लिए छोड़ा जा रहा है। उन्हें सबको साथ रखना है। हमें यहीं पर वो चीज़ें डेवलप करनी है जिससे बच्चे यहीं रहें, अपने परिवार के साथ रहें, यहीं उन्हें अच्छी एजुकेशन हो, यहीं उन्हें अच्छी नौकरियां मिले, और बरेली में ही रह के अपने परिवार के साथ समय दें। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। हमें हरियाली बढ़ानी है बरेली में, हमें नौकरियां बढ़ानी है, हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मोतियों की माला है भाईचारे और प्रेम की, उसे मजबूत करना है। और शहर की सीट समाजवादी पार्टी के पास होगी, और यदि माननीय राष्ट्रीय जी ने मौका दिया तो ईश्वर ने चाहा तो मैं विधायक बनूंगा। तो जिस तरह आपने कहा कि आपको भी एक विधायक बनने की तमन्ना है और उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा, तो अभी से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। शुभकामनाएं। आपने इतना कीमती वक्त हमारे पॉडकास्ट में दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।